नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जब जब भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हो गया या युद्ध की संभावना, जंग की संभावना खड़ी हो गई, तब तक दुनिया भर एक बात हमेशा चर्चा होती रही कि ये दोनों तो एटमी देश है, परमाणु संपन्न देश है। अगर इनमें लड़ाई हो गई तो पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छेड़ा जाएगा। इसलिए हर कोई बड़े देश या बड़ी संस्था पीछे पड़ जाती थी कि भाई कुछ भी करो, आमने सामने बैठो, आपस में समझौता करो, लेकिन जंग मत छेड़ो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बार बार हमें धमकियां देता था कि अगर भारत ने कुछ किया पाकिस्तान के खिलाफ तो हम बिना पूछे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, भारत के खिलाफ एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान बोलता था, भारत नहीं, क्योंकि भारत ने एटम बॉम्ब के बारे में अपनी पॉलिसी पहले से डिक्लेयर कर रखी है। हमारे पास अणु बॉम्ब है, परमाणु हथियार है, लेकिन हम उसका पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, और इसलिए अगर पाकिस्तान ने पहली बार इस्तेमाल किया तो उसका जवाब भारत को परमाणु हथियार से देना पड़ेगा। और देखते देखते पूरी दुनिया परमाणु जंग में खींची जाएगी, और फिर उसको तीसरा विश्व युद्ध ही कहना पड़ेगा। और इसलिए सब दबाव लाते थे। अब बात यह है कि सबको डरने की क्या जरूरत थी? झगड़ा तो भारत और पाकिस्तान का होता था, तो बाकी दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें बीच में क्यों आते थे? क्या जरूरत थी उसकी? तो उसका भी एक कारण होता है दोस्तों। दो लोगों का झगड़ा होता है तो दिखने में तो वो दो लोगों का झगड़ा लगता है, लेकिन अगर ये पत्थरबाजी पर आ जाए, ये आग वगैरह लगाने की कोशिश करे, एक दूसरे की गाड़ी को आग लगाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आग फैलती जाएगी, आसपास के घरों में जाएगी, दूसरों की गाड़ियों में आग लगेगी। इसलिए बाकी के लोग डरते हैं कि भाई आपस में झगड़ो मत, शांति से बात करो, एक दूसरे से बात करो, समझदारी से बात करो। तो झगड़ा एक जगह होता है, दूसरों का होता है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा जो होता है उसको भी बीच में आना पड़ता है, डरना पड़ता है। जो बात जंग के बारे में है, लड़ाई के बारे में है, वही बात चुनाव में भी होती है। अब चुनाव महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो, दिल्ली में हो या बिहार में हो, कहीं भी चुनाव होता है, तो जहां चुनाव नहीं है ऐसे राज्यों में भी एक सोच रहती है कि अगर वहां हमसे दूर या हमारे पड़ोस में जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, उधर जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसका परिणाम हमारे राज्य के वोटर पर क्या हो सकता है। आपको याद दिला दूं, जब हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 3 महीने में हो गए थे और बाजी पलट गई थी। जिस हरियाणा में आराम से कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, 10 साल के बाद फिर से हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, इस पर मानो पूरा का पूरा मीडिया सहमत हो गया था, एकमत हो गया था। लेकिन वैसा हुआ तो नहीं। और मुझे याद है उस वक्त से मैं बार बार कहता रहा कि हरियाणा में चमत्कार होगा। और उसका कारण था लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ था और वहां के बांग्लादेश के हिंदुओं के घर जलाए गए थे, उसकी पहली रिएक्शन बाजू के वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी जिले में आई थी। उसकी रिएक्शन हिमाचल में आई, दूर, बहुत दूर, हिमालय की एक तरफ, हिमालय की दूसरी तरफ हिमाचल में रिएक्शन आई थी। एक अनऑथोराइज मस्जिद तोड़ने के लिए हजारों हिंदू रास्ते पर उतर आए थे, और वो बिल्कुल वो इलाका हरियाणा की सीमा से सटा हुआ था। तो मैं बोल रहा था ये
बांग्लादेश हो, सिलीगुड़ी हो या हिमाचल हो, उसकी रिएक्शन हरियाणा में दिखाई देगी और दिखाई दी। फिर हरियाणा में प्रचार में उतरे थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। उन्होंने एक स्लोगन दी थी, एक घोषणा की थी, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। और वो घोषणा इतनी जोर शोर से चली कि पूरे के पूरे ओपिनियन पोल वाले, एग्जिट पोल वाले और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी देखते रह गए। इतना इतनी बाजी हरियाणा में पलट गई। भाजपा ने तीसरी बार भाजपा का तगड़ा बहुमत लेकर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। तो उसके बाद मुझे याद है उस समय में जयपुर डायलॉग के प्रोग्राम के लिए जयपुर गया था। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि 1.5-2 महीने में, 1 महीने में हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले तो क्या होगा। मैंने बोला था कि हरियाणा से भी बड़ा कुछ होगा। हरियाणा में तो क्लियर मेजॉरिटी मिली, लेकिन जो बीजेपी को सक्सेस हरियाणा में मिला है उससे भी 2 गुना बड़ा सक्सेस बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलेगा। ये मैंने साफ साफ बताया था। बहुत सारे लोग अचंभित हुए थे, लेकिन हुआ। तो ये परिणाम होता है। और जब महाराष्ट्र के बाद 4 महीने में दिल्ली का चुनाव होने वाला था, फरवरी 2025 में इसी साल, तब भी मैं बोल रहा था कि इसके जो परिणाम है वो दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करेंगे, और कर गए। हमने देखा। हाँ, झारखंड में नहीं हुए, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के जो चुनाव है वो अगर दूसरे राज्यों को प्रभावित करते हैं, तो अब जो बिहार का चुनाव होने वाला है, होने जा रहा है, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। मैं बोल रहा हूं वो 1 नवंबर 2025 है, और 14 नवंबर 2025 को बिहार की मतगणना होने वाली है। और सिर्फ 5 दिन में बिहार के पहले दौर का, फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है। अगर वो वोटिंग बीजेपी के फेवर में जाता है, ऐसा मुझे लगता है जाने वाला है, लेकिन अगर जाता है तो उसका सबसे बड़ा परिणाम बिहार से सटा हुआ जो दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं, प्रभाव हो सकता है। और इसलिए ममता दीदी जो डरी है बिहार में वोटर लिस्ट का जो दुरुस्ती हो गई, उससे सुधारना हो गई, उससे ममता दीदी गुस्सा थी। इसका कारण उसको मालूम था। अगर बिहार में ये वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाती है तो वही बात बंगाल में होगी, और बंगाल में होगी तो जो उनके लिए बोगस वोटर उन्होंने रजिस्टर करके रखे हैं उनका सुपड़ा साफ किया जाएगा, और उसकी बड़ी कीमत ममता दीदी को कुछ महीने में आने वाले चुनाव में भुगतनी पड़ेगी। ममता दीदी का डर गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। और इसलिए अब जब बिहार का चुनाव आखिरी स्टेज पर आया है, वोटिंग के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं, और 2 हफ्ते में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ऐसे वक्त में बंगाल में वोटर लिस्ट की सुधारना शुरू हो गई है। और सुधारना का मतलब साफ है कि जो बहुत से बोगस वोटर, बांग्लादेशी, रोहिंग्या वगैरह ऐसे वोटर रजिस्टर करके रखे हैं, उनको अगर निकाल दिया जाएगा, कहा जाता है कि कम से कम कुछ 90 लाख से ज्यादा या 1.5 करोड़ के आसपास भी बोगस वोटर पश्चिम बंगाल में हो सकते हैं। अगर इतने वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे तो मानो ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो एक तो वोटर लिस्ट पर हमला हो चुका है। ममता दीदी ने जो, यानी ममता दीदी के लिए जो जीतने वाली वोटर लिस्ट है, अगर उसमें से बोगस वोटर निकाले गए तो ममता दीदी अपने ही
किले में, गढ़ में कमजोर हो जाती है। और ऐसे में अगर बाजू के बिहार में थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश जीत जाती है, तो उसका बड़ा प्रभाव बंगाल के चुनाव पर होगा। स्पेशली बंगाल के जो हिंदू ममता दीदी के मुस्लिम तुष्टीकरण से प्रताड़ित है, तंग आ चुके हैं, ऐसे लोगों को ममता दीदी को हटाना है, उनमें हिम्मत आ जाएगी। बहुत सारी बातें ममता दीदी के गुंडे हैं जो वोटिंग करने नहीं देते। अगर उनको मालूम है कि यहाँ बहुत सारे हिंदू है और शायद बीजेपी को कमल छाप पर जाएंगे, तो उनको वोटिंग के लिए घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर बिहार जीत जाती है बड़ी ताकत से बीजेपी और एनडीए, तो बात साफ है, ममता दीदी को हराने के लिए पूरी ताकत बीजेपी झोंक देगी और इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगी, कुछ प्रॉब्लम खड़ा करने की ममता दीदी कोशिश करेगी। तो आज मोदी सरकार इतनी जोश में है कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए तो लगाया जा सकता है। क्योंकि एक बात है, जो कुछ वोटर लिस्ट में सुधारना चुनाव आयोग करना चाहता है, इसके लिए अगर ममता दीदी कुछ तकलीफ पैदा कर देती है, गड़बड़ कर देती है, तो ममता दीदी की सरकार पर, राज्य सरकार पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। और चुनाव आयोग के जो अधिकार है उस पर कोई भी टिप्पणी करने से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मना कर दिया है। तो एक बात साफ है, बिहार का चुनाव बंगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं कहूंगा कि बिहार का चुनाव अगर पूरी ताकत लगाकर बीजेपी और एनडीए लड़ रही है और किसी भी तरीके से बड़ी संख्या में जीत जाएगी, तो एक तरीके से बीजेपी और एनडीए के लिए जो बड़ा हथियार चाहिए ममता दीदी को हराने के लिए, वो बिहार में बन जाएगा, यानी उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। और आज दुनिया में अगर चर्चा किस हथियार की होती है, तो किसी परमाणु बम की या परमाणु अस्त्र की जितनी चर्चा नहीं होती, उतनी भारत की बनावट का जो ब्रह्मोस है उसकी चर्चा होती है। जिस ब्रह्मोस ने कुछ घंटों में पाकिस्तान को अधमरा कर दिया, अमेरिकन और चीन के बनाए हुए हथियारों को परास्त कर दिया, ऐसे ब्रह्मोस का नाम दुनिया भर डंका चल रहा है। तो एक तरीके से मैं मानता हूं कि बीजेपी और एनडीए बिहार जीतने के लिए जो कोशिश कर रही है उसको मैं पॉलिटिकल ब्रह्मोस बोलता हूं। अगर बीजेपी उसमें सक्सेसफुल हो गई, यानी 243 सीटें हैं बिहार के विधानसभा में, अगर उसमें से 150 या 160 से ज्यादा, 150 प्लस से ज्यादा सीटें अगर एनडीए जीत जाती है, यानी 2/3 मेजोरिटी होती है, और अगर इतनी ताकत बिहार में एनडीए को मिलती है, तो मानो उसके हाथ में एक पॉलिटिकल ब्रह्मोस आ जाता है। चुनावी लड़ाई के लिए आवश्यक ऐसा तगड़ा हथियार बीजेपी के हाथ आ जाता है, जिसको हम पॉलिटिकल ब्रह्मोस बोल सकते हैं। अगर हो गया, अर्थात उसका पता हमको 2 हफ्ते बाद 14 नवंबर को मिलेगा। लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूं कि बिहार में जो प्रयास बीजेपी पूरी ताकत लगाकर कर रही है, अलग अलग राज्यों के उनके बीजेपी के मुख्यमंत्री है, योगी बाबा जैसा पॉपुलर बुलडोजर बाबा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरी ताकत झोंक कर बिहार के चुनाव में उतरे हैं, तो वो अपने लिए बंगाल के चुनाव में उतरने के लिए एक पॉलिटिकल ब्रह्मोस बना रहे हैं। अगर वो बन गया तो फटेगा बंगाल में, ना कि बिहार में।
बिहार के चुनाव के नतीजों से एक पॉलिटिकल ब्रह्मोस बनेगा, लेकिन उसका टारगेट सीधा सीधा ममता दीदी की टीएमसी सरकार है, बंगाल के चुनाव है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।